हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ऋषिकुल्या रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी को लेकर के। तो ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी हमारे इंडिया के राजस्थान स्टेट का जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। और ये जो ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी है ये थार डेजर्ट के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर एग्जिस्ट करता है। और ये जो सेंचुरी है इसको सेंचुरी के रूप में डेजिग्नेशन 1966 में दिया गया था। और ये ब्लैक बक के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। बहुत सारे जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करें क्यों न्यूज़ में बना हुआ था ताल छापर सेंचुरी, तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ की जो गवर्नमेंट है राजस्थान स्टेट की, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो ताल छापर सेंचुरी है इसका इको सेंसिटिव जोन को कुछ डिक्रीज कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ था। अब ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? देखो, इको सेंसिटिव जोन जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो हमारा 1986 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंडर इसको डिक्लेयर किया जाता है। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो भी हमारे नेशनल पार्क है और जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास वाले एरिया में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। ओके। अभी कुछ टाइम पहले जून 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि हमारे इंडिया में जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, जो भी नेशनल पार्क है और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके आसपास वाले रीजन में जो इको सेंसिटिव जोन है उनको मिनिमम उनकी जो बाउंड्री एरिया है उससे भी बाहर 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन को हम क्या करेंगे, मैंडेट करेंगे, एक तरीके से इसको रेगुलेट करेंगे। और यहाँ पर डिक्रीज करने की बात की जा रही थी, इसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ताल छापर सेंचुरी को लेकर के जो आपको ध्यान में रखने हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मीन्स द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर होगा मीन्स अभी 2023 के मार्च तक का जो टाइम है उसमें हम कुछ स्कीम की जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करेंगे। जो स्मॉल सेविंग प्लान है उनकी इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा, जिसमें शामिल है पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जो है इनमें भी इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सुकन्या समृद्धि स्कीम कि ये क्या है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कैंपेन चला, उसी के अंडर जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया और 2015 में इसको स्टार्ट किया गया। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट जो है वो लड़कियों के नाम से खोला जाता है। 10 साल से कम एज की अगर लड़की है तो उसमें जो उस लड़की के जो पेरेंट्स हैं या जो लीगल गार्जियन है उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। ईयरली बेसिस पर मिनिमम इसमें 250 रुपीज़ जो है वो जमा करवाया जा सकता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जो है इस अकाउंट में डाला जा सकता है। जब गर्ल की एज 18 ईयर हो जाएगी तब इसमें से 50% पार्ट जो है वो निकाला जा सकता है इसमें से, मनी में से। और टोटल अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो जिस दिन से अकाउंट ओपन हुआ है उसके 21 ईयर तक जो है उसकी मैच्योरिटी होगी, 21 ईयर साल बाद में। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब गर्ल की मैरिज हो, ओके, तो इस टाइम जो है वो मैच्योरिटी पॉइंट रखा गया है इस सुकन्या समृद्धि स्कीम का। मेन पॉइंट ये है कि जो फैमिली है उसमें 2 गर्ल चाइल्ड ही होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन रखा गया है कि जैसे अडोप्शन अगर किया गया है गर्ल का तो वहाँ पर भी ओपन करवाया जा सकता है इस अकाउंट को। साथ ही साथ में अगर किसी फैमिली में फर्स्ट चाइल्ड एक गर्ल है और सेकंड चाइल्ड के रूप में ट्विंस 2 गर्ल्स अगर बर्थ होता है तो वहाँ पर भी इस स्कीम को, मतलब 3 बच्चे हैं 3 गर्ल हैं तो भी ओपन करवाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेकंड बेबी के रूप में जो बच्चे हैं वो ट्विंस होने चाहिए, तब जाकर के अप्लाई हो सकता है। अगर सिंगल चाइल्ड के रूप में 3 गर्ल
बर्थ ली है किसी फैमिली में, तो वहाँ पर सुकन्या समृद्धि स्कीम का जो जो भी बेनिफिट है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगी, साथ ही साथ में जो टैक्स पे किया जाता है उसमें भी छूट दी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फैमिली को। और एक तरीके से जो गर्ल है उनकी एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए एक तरीके से जो मनी है वो भी कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो उनकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बाद में बेनिफिट करता है। तो इसी पॉइंट के बेसिस पर सुकन्या समृद्धि स्कीम को ओपन किया गया था, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे इंडिया का जो कोर सेक्टर है उसको लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे गए हैं कि कोर सेक्टर होता क्या है। और ये बताया गया है कि अनइवन रिकवरी, मतलब कभी कम जो है वो प्रोडक्शन देखने को मिला, कभी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला, और उसके बाद में जो कोर सेक्टर है उसमें 5.4% जो है वो राइज हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोर सेक्टर की, साथ ही साथ बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, जिसमें 40% पार्ट जो है वो हमारे कोर सेक्टर का रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं IIP इंडेक्स की, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो देखो, जो IIP जो इंडेक्स है इसको प्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड जो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मिनिस्ट्री है हमारी, इसी के अंडर आता है NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, और इसके द्वारा ये जो इंडेक्स है वो मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। IIP एक इंडिकेटर है कि हमारे इंडिया में मंथली बेसिस पर या एक गिवन पीरियड में कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिल रहा है। कुछ इसके ब्रॉड सेक्टर है जिनके बेसिस पर इनको पब्लिश किया जाता है। तो ब्रॉड सेक्टर में अगर हम बात करें तो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और इस इंडेक्स का 40% जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमारे कोर सेक्टर है उनके द्वारा। और इसका ये जो इंडेक्स पब्लिश किया जाता है इसका बेस ईयर है 2011-12। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं जिसके बेसिस पर ये इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात की हमारे कोर सेक्टर की, तो देखो कोर सेक्टर में 8 जो हैं वो सेक्टर शामिल हैं। इनके नेम आपको ध्यान में होने चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली इनको पूछ लिया जाता है कि कौन जो है वो कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी, फिर है स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये 8 कोर सेक्टर हैं, इनके नेम जो हैं वो आपको क्लियरली ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो आर्टिकल है इसमें स्टार्ट किया गया है कि दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हमारी एक तरीके से फार्मा इंडस्ट्री है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2021 में हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा था, जो हमारे चिल्ड्रन हैं उन तक इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही थी। और अभी दिसंबर 2022 में भी जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है इसी को लेकर के इशू देखने को मिला। पहले अगर हम बात करें, 2 केस आए हैं हमारी फार्मा इंडस्ट्री को लेकर के, जो कफ सिरप है उसको लेकर के। पहला इशू देखने को मिला गाम्बिया, जहां पर 66 जो चिल्ड्रन हैं उनकी डेथ हो गई। ये बेसिक पॉइंट बताया गया कि इंडिया से जो कफ सिरप आई उसको कंज्यूम किया गया और उससे डेथ हो गई। फिर अभी जो है वो उज्बेकिस्तान, कल भी हमने डिस्कस किया था कि उज्बेकिस्तान में 18 चिल्ड्रन जो है उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिला इंडिया की किसी अदर कंपनी की कफ सिरप को लेकर के। तो गाम्बिया में जो इशू हुआ था उसको WHO ने एक तरीके से रिप्रेजेंट किया, इंडिया ने उसके ऊपर फोकस किया। जो कंपनी है जिसकी कप सिरप था उसका जो भी जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो उसके सैंपल जो हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं। तो उन सैंपल को एक तरीके से जब व्यू किया गया तो जो भी कंटेमिनेटेड पार्ट है जो गाम्बिया में जो कप सिरप को यूज़ किया गया उनमें पाए गए, वो यहाँ पर सैंपल में तो पाए ही नहीं गए। इसके बेसिस पर ये रखा गया कि इंडिया ने इस कंक्लूजन पर आया कि हमारी जो इमेज है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के टाइम में, कोविड के टाइम में इंडिया ने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारे कंट्रीज़ में हमने जो है वो अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया और फ्रीली अवेलेबल करवाई। तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर उस टाइम देखी गई थी। तो इसी को लेकर के एक तरीके से हमारी
हमारी जो इमेज है उसको ख़राब करने के लिए ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। इस तरीके का एक कंक्लूजन जो है वो इसमें देखने को मिला था इंडिया लेवल पर। अभी जो है वो उज्बेकिस्तान में इस इशू को देखा गया है, तो यहाँ पर दूसरी कंपनी है नोएडा बेस्ड। तो इस आर्टिकल में देखो ये बताया गया है कि मेन इशू है कि किस तरीके से इंडिया की जो इमेज है उसको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उसको एक तरीके से रॉन्ग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेज को ख़त्म करने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो मेन पॉइंट ये है कि जो भी हमारा प्रोसीजर है, जो भी हम रिजर्व सैंपल रखते हैं, उन सभी के बेसिस पर इंडिया जो है इसको प्रूव करे, ताकि अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के इस तरीके का इशू जो है वो ना देखने को मिले। अब ये उज्बेकिस्तान में जिस कप सिरप को लेकर के इशू हुआ है उसमें WHO ने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो इंडिया अपने लेवल पर जो भी अपना रिसर्च है, जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन है, उसके बेसिस पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन क्लियरली जो भी हमारी आउटलाइंस है, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, वो उनको हमें रखना चाहिए एक तरीके से, ताकि इस तरीके के जो प्रोडक्ट देखो वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके से इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया इन प्रोडक्ट्स में और मैन्युफैक्चरिंग इन सभी में जो फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया चाहता है कि हम जो है इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो अगर इस तरीके के इशू, इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रही तो हमारे अदर प्रोडक्ट्स जो है उनको भी फेस करना पड़ेगा। तो जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए और इंडिया जो है इसमें एक प्रॉपर जो अपनी आउटलाइन है, एक प्रॉपर जो अपना स्टैंड है इन पॉइंट को लेकर के उसको रिप्रेजेंट करे, ताकि इस तरीके से जो नेक्स्ट अदर प्रोडक्ट्स हैं उनमें इस तरीके के इशू ना देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है, जो राइटर है उन्होंने बताया है कि टाइम के साथ में जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अदर इश्यूज भी हैं। तो इंडिया को एक न्यू विज़न की ज़रूरत है। यहाँ पर उन्होंने कई इश्यूज की बात की है, जैसे कि कोविड पेंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर, हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कई इशू हैं। साथ ही साथ में हमारे इंटरनल लेवल पर अगर हम देखें तो जो हमारी डाइवर्सिटी है उसमें एक हार्मनी क्रिएट करना, सोशल हार्मनी, ये सब कुछ जो है वो एक बेसिक इशूज हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया को बैलेंस करते हुए अपने बॉर्डर एरियाज़ को और वर्ल्ड लेवल पर देखो प्रेजेंट टाइम में इंडिया का जो स्टैंड है हर पॉइंट को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इंडिया ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि जो भी इशू है उसमें इंडिया को लेकर के क्या मतलब किस तरीके से इंडिया जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि इंडिया के लिए बेनिफिट हो, उन सभी के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो इसी के बेसिस पर इंडिया का जो विजन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होना चाहिए और इन इशू को रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर हमारे जो CGI है उन्होंने बोल दिया है कि हमारी जो भी जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें पेंडिंग केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर बताया गया है, कुछ डाटा रखे गए हैं, यहाँ देखिए। तो इसी को लेकर के जो हमारे CGI हैं, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 63 लाख केसेज जो हैं वो हमारे इंडिया में डिलेड है, मतलब लेट है, चल रहे हैं, बहुत लंबे से पेंडेंसी जो है उन केसेस को देखने को मिल रही है। तो CGI ने बोला है कि हमारे इंडिपेंडेंस डे 2023 से पहले जो है हम इन पेंडेंसी केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, अब यहाँ पर ये जो पेंडेंसी है इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि जो बहुत सारे केसेज हैं उनमें काउंसिल जो है उनकी नॉन अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, जो भी केसेज हैं उनको लेकर के। तो बेसिक पॉइंट यहाँ पर रखा गया है कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि जो भी केसेज हैं उनका एक आउटलाइन जो है, उनके प्रॉपर डाटा जो है वो अच्छे से प्रोवाइड हो सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है वंदे भारत जो प्रोसीजर है उसको लेकर के। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 7,800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो बंगाल में इनोग्रेट किया। और यहाँ पर देखो आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मदर हैं, जो 100 ईयर की थी, हीराबेन, उनकी कल डेथ हो गई। तो उसके जो सेरेमोनियल जो राइट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके, लास्ट जो राइट्स होते हैं उनकी मदर के, उसमें पार्टिसिपेट करके उन्होंने यहाँ पर वर्चुअली जो है ये वंदे भारत स्कीम जो है इसको यहाँ पर इनोग्रेट किया। तो यहाँ पर वंदे भारत स्कीम के बारे में और साथ ही साथ में यहाँ देखिए, हाँ, गति शक्ति जो इनिशिएटिव है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो वंदे भारत स्कीम जो है इसमें डिसीजन लिया गया कि नेक्स्ट कुछ सालों में
400 ट्रेन जो है वो हम इंडिया में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे और उसको यूज़ किया जाएगा एक तरीके से हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। और गति शक्ति जो इनिशिएटिव है वो ये है कि 2019 में जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था उसको सबज्यूम किया जाएगा इसमें गति शक्ति स्कीम में। और इसमें फोकस ये किया गया कि नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग का जो प्रोसीजर होता है उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। ओके, वंदे भारत ट्रेन जो है इसमें डिसीजन लिया गया कि 2023 तक अगर हम बात करें, 2023 का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उस तक हम 75 वंदे भारत जो है उसको कंप्लीट इंडिया में क्या करें, इंस्टॉल करें और एबल करें कि वो अपने आप को वो चल पाए। मतलब हमारा जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट करने की कोशिश की जा रही है और कनेक्टिविटी जो है वो हर एरिया तक प्रोवाइड हो सके। इसीलिए ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो इंडिजिनस डिजाइंड है और सेमी हाई स्पीड लेवल पर इनको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखो 2022-23 का जो हमारा यूनियन बजट है उसमें भी ये डिस्कस किया गया था कि नेक्स्ट 3 ईयर में 2022-23 का जो हमारा यूनियन बजट था उसमें डिसीजन लिया गया था कि नेक्स्ट 3 ईयर में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और उनको डेवलप किया जाएगा। और 2023 इंडिपेंडेंस डे तक 75 वंदे भारत जो है उनको पूरे इंडिया में रन करवाया जाएगा। ओके, तो ये कुछ टारगेट है, उसी के बेसिस पर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, हाँ देखो, इंडिया और सऊदी अरेबिया जो हैं उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूचुअल असिस्टेंस की बात की है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी MLAT। तो इससे पहले भी बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं जिनकी इंडिया में डिमांड थी उनको सऊदी अरेबिया के द्वारा इंडिया को भेजा गया है। अब ये ट्रीटी होने के बाद में इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और जो भी क्राइम से रिलेटेड इशू है उनको भी सॉल्व किया जा सकेगा। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हम क्या करेंगे, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए नई स्कीम लेकर के आएंगे ताकि वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं से अपना वोट दे पाएँ। इसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने कुछ ने यहाँ पर अपोज किया है और कुछ ने बोला है कि जब डेमो देखने को मिलेगा उसके बाद में ही हम अपने जो स्टेटमेंट है वो उसको लेकर के देंगे। ओके, देखो उड़ीसा हाईकोर्ट जो है उन्होंने जो भी उनके पेंडेंसी केस थे उनकी क्लियरेंस रेट जो है 133.6% जो है यहाँ पर शो की है। मतलब जितने केस आए 2022 में उससे ज़्यादा केस उन्होंने सोल्व किए हैं। तो इसी के बारे में तो हमारे CGI ने बोला है कि जो भी इशू है उनको इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर रशिया और चाइना जो है उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया है। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर आने वाले टाइम में उनके ट्रेड रिलेशन और भी अदर पॉइंट्स जो है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जो कंट्री जो है उन्होंने डिस्कशन किया है कि इन पॉइंट के बेसिस पर जो है वो हम अपने जो भी रिलेशन है उनको मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ में रशिया जो है वो चाइना ताइवान जो इशू है उसको लेकर के भी अपना पॉइंट रख रहा है। तो दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट में यहाँ पर बने हुए हैं। और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला या रशियन ऑयल को लेकर के, उसके बाद में भी चाइना जो है वो रशियन ऑयल के साथ में रशिया ऑयल को लेकर के अपना जो ट्रेड है वो रेगुलर कर रहा है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।